वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। भारतीय जनता पार्टी जो देश ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको जो टॉप ब्रास है, प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। यानी जो भी चीज़ें पार्टी के अंदर हैं वो फॉल इन लाइन लगातार चल रही हैं। एक जगदीप धनखड़ साहब जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका इंसिडेंट छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 11 साल से लगातार उसके अंदर कोऑर्डिनेशन का और जो हाई कमान का फरमान का कल्चर है उसको नीचे तक एक्नॉलेज किया जा रहा है। सीनियर लीडर्स हों, पार्टी के वर्कर्स हों, नेशनल लेवल के लीडर हों, कैबिनेट के अंदर कोलीग्स हों, सभी के सभी एक सुर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ दिखाई देते हैं। इतना बड़ा तंत्र है कि आप देखें इस वक्त हिंदी जो पट्टी राज्य हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रचंड बहुमत की सरकार बना के बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो आप असम ले लीजिए, गोवा, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की तूती बोली जा रही है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 1 साल से अपना जो नेशनल प्रेसिडेंट है, भाजपा अध्यक्ष है, उसका चुनाव नहीं कर पा रही है। जो छन छन के खबरें आ रही हैं उसके अंदर यही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप ब्रास है वो अध्यक्ष के पद पे तो कहीं ना कहीं सहमत है। लेकिन क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में या किसी और नेशनल लेवल में जब पार्टी का अध्यक्ष नया बनता है, बदला जाता है, तो उसकी पूरी की पूरी जो कोर टीम है उसके अंदर भी बट नेचुरल है, नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि जो अध्यक्ष बनेगा वो अपनी टीम जो है कहीं ना कहीं खुद फाइनल करेगा। तो उस कोर टीम में आरएसएस क्या चाहती है कि अध्यक्ष के साथ जो नया अध्यक्ष हो उसके साथ ही उसकी जो टीम है नई, उसकी अनाउंसमेंट हो। यानी अध्यक्ष के साथ साथ जो कोर टीम है उसके अंदर से होनी चाहिए आरएसएस की, यानी उनके पसंदीदा जो लोग हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है उसके साथ कोर टीम में आरएसएस की आइडियोलॉजी को जो लोग एक्नॉलेज करते हैं वो होने चाहिए, टू ब्रिज द गैप बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस हाई कमांड। इसी में सारा जो है वो पेज फंसा हुआ है। आरएसएस कहीं ना कहीं चाहती है कि अध्यक्ष के लिए यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका चुनाव किया जाए, क्योंकि जो आरएसएस है वो लॉन्ग टर्म की राजनीति जो है वो खेलना चाहती है। हालांकि डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल मैच करती है संघ के साथ। और आप देखिए ज़्यादातर जो कैबिनेट के सीनियर लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर साहब, अमित शाह, ये सभी के सभी संघ परिवार से ही ताल्लुक हैं, यानी स्वयं सेवक रह चुके हैं संघ के। तो संघ ये चाहता है कि आने वाले समय में हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी को लेके जाना है हिंदी बेल्ट के साथ, स्पेशली अगर साउथ में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ी वीक है, तो उनको योगी आदित्यनाथ चाहिए, ताकि पैन इंडिया लेवल पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है वहाँ पे उसी पोजीशन पे रखने के लिए, और जहाँ पे कुछ वीक है जोन है स्पेशली साउथ के अंदर, वहाँ पे पार्टी को किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। तो उसके लिए आरएसएस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें हैं कि वो मोहर लगा रही है योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास है वो योगी आदित्यनाथ को लेके उतना सहज नहीं है। मैं बिंदुवार थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा तो थोड़ा सा हमें अतीत में जाना पड़ेगा। 2017 में फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये माना जा रहा था कि जो जनाब मनोज सिन्हा साहब हैं, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनका नाम फाइनल किया गया था भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, यानी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब ने नाम फाइनल किया था मनोज सिन्हा का फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये 2017 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लगभग नाम ये फाइनल हो गया था। जिस दिन इस नाम को, मनोज सिन्हा साहब के नाम को अनाउंस करना था, उसके पहले जो आरएसएस है उन्होंने इंटरवीन किया, एक किस्म का उन्होंने संदेश दिया, फाइनल किया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उस वक्त सांसद थे, वही चीफ मिनिस्टर होंगे उत्तर प्रदेश के। जबकि इसको लेके बिल्कुल भी सहज नहीं थे मोदी साहब और अमित शाह साहब। लेकिन ये 2017 की बात है।
तो 2014 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये गुजरात से आए थे दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में उस तरह की पकड़ नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो दिल्लीite थे। उस वक्त जेटली साहब थे, सुषमा स्वराज जी थी, राजनाथ सिंह से। ये जो दिल्ली का जो पावर जोन है, पावर सेंटर है, उसके जो है वो नोन थे वर्किंग को, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब उस वक्त उस तरह की स्ट्रॉन्ग उतनी पैंट नहीं रखते थे। पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने थे देश के नरेंद्र मोदी साहब 2014 में। तो 2017 का जो चुनाव था, जो चीफ मिनिस्टर को लेके मैं आपको बात बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं था इन दोनों लीडर्स का। तो 2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ साहब बन गए चीफ मिनिस्टर। इसके बाद बात आ गई 2017 के बाद 2022 का जो चुनाव था। 2022 का जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ साहब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद पहली नहीं थे चीफ मिनिस्टर के लिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है 80 लोकसभा की सीटें हैं देश में सबसे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से ही दिल्ली का जो रास्ता है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वो खुलता है। तो संघ ये चाहता था कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कमांड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 सीटें हैं, तो उनको ही वहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। इसलिए जो दूसरी टर्म थी, यानी 2022 का जो था चुनाव, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ को ही चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और उस वक्त अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब की या अमित शाह साहब की, वो ही हमको सिग्नल दे देती है। जो पॉलिटिकल जो पोस्चरिंग होती है वो क्लियर कट हमको संदेश देती है कि वो योगी आदित्यनाथ साहब 2017 में और 2022 में चीफ मिनिस्टर की किसकी पसंद थे। तो वो कहीं ना कहीं वो संघ की ही पहली पसंद थे। तो जब 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव के बाद बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि लगातार सेकेंड टर्म फुल में जो मेजॉरिटी की सरकार थी, किसी अलायंस को ज़रूरत नहीं थी सहयोग लेने की, अपने बलबूते पे सरकार बनी। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, अगर आपको याद होगा, उससे कुछ समय पहले जेपी नड्डा साहब, जो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि बीजेपी जो है वो अभी सेल्फ जो है वो अलायंस में बिलीव करती है, यानी वो स्ट्रांग है, एंड बीजेपी डजंट नीड आरएसएस एनी मोर। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, और ये स्टेटमेंट कुछ स्लिप ऑफ टंग नहीं थी। ये सोची समझी एक जो प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है उसके अंतर्गत ही ये स्टेटमेंट दी थी जेपी नड्डा साहब ने, क्योंकि वो एक जो मैसेज है वो कम्युनिकेट करना चाहते थे आरएसएस को कि अगर तीसरी टर्म में हम फुल फ्लैज मेजॉरिटी में फिर से सरकार में आते हैं, क्योंकि 300 पार का नारा था, तो फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो टॉप पोस्ट है वहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो पसंद नहीं करेगी संघ की। और ये जो स्टेटमेंट है ये नागपुर तक बहुत गुजरी आरएसएस का जो कैंप था, और रिजल्ट हमारे सामने है। 2024 में बहुत बड़ा झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, और जो सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा भारत की लोकसभा सीट्स के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने 37 सीट्स ली आउट ऑफ 80 सीट्स। किसी ने भी दूर दूर तक ये नहीं सोचा था, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पे आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये जो अध्यक्ष की पोस्ट फाइनल नहीं हो रही है। ये मैं उसी लड़ी में आपको सारा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कहां पे जो है पेंच वो फंसा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर कि आरएसएस के बिना उनकी गति नहीं है, और आरएसएस जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहुंच गया फ्रंट फुट पे। उसके बाद आप चुनाव देखिए, हरियाणा, मैं हरियाणा की सबसे पहले बात करता हूँ। हरियाणा में बिल्कुल ये कंफर्म था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है, यानी हैट्रिक उनकी नहीं होगी, और कांग्रेस वहाँ पे अच्छे खासे जो है वो परसेंटेज से अच्छी खासी सीटों से हरियाणा के अंदर सरकार बनी। लेकिन जिस तरह से आरएसएस ने, उनके संगठन ने अंडरकरंट को भांपते हुए पर्दे के पीछे काम किया हरियाणा के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की जो हैट्रिक बनी, तीसरी सरकार लगातार बनी, वो देन ही उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन संघ का है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी संघ ने अपनी ताकत दिखाई। तो संघ ने जो ताकत दिखाई है उसका ही ये नतीजा है कि अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लेज प्रेसिडेंट नया नहीं मिल रहा है। लगातार एक्सटेंशंस मिल रही हैं जेपी नड्डा साहब,
जेपी नड्डा साहब जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से ज़रूर आते हैं, लेकिन संघ की वो भागवत साहब, मोहन भागवत साहब जो प्रमुख हैं उनकी पसंद नहीं है। खासकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी 2024 इलेक्शन से पहले कि हमको आरएसएस की अब ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त जेपी नड्डा साहब जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और साथ ही राज्यसभा में जो वो लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके अलावा प्रेसिडेंट भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल। इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां उनको दी गई हैं और जेपी नड्डा को जो इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियां दी गई हैं, इससे भी जो आरएसएस है, संघ परिवार है, वो भारतीय जनता पार्टी से एनॉयड चल रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत मुमकिन है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को वर्किंग प्रेसिडेंट मिले, फुल फ्लेज प्रेसिडेंट ना मिले। उसका रीज़न ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है और संघ स्पेशली संघ ये ज़रूर चाहता है, इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास भी ये चाहता है कि 2027 का जो चुनाव है वो भी जो गुड गवर्नेंस है योगी साहब की, उसको लेके ही वो लड़ा जाए। यानी चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो योगी आदित्यनाथ ही हों, क्योंकि फिलहाल जो वहाँ पे आप डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं, ब्रजेश पाठक साहब हैं, वो इस वक्त उस तरह की ड्राइविंग फोर्स नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग कि वो रिप्लेस कर पाएँ योगी आदित्यनाथ को। और काडर के अंदर भी अगर योगी आदित्यनाथ को भी चेंज किया जाता है तो वो कोई सिग्नल जो है वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए जो संघ है स्पेशली वो चाहता है कि अभी वर्किंग प्रेसिडेंट अगर है वो मिल जाए या कॉन्टीन्यूटी में ही जेपी नड्डा साहब रहें, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन संघ परिवार का जहाँ तक जो एक रिलेशन है जेपी नड्डा से वो उतना बढ़िया अब नहीं है। तो संघ परिवार ये चाहता है कि संघ का टॉप रास नागपुर में ये चाहता है कि अभी वर्किंग प्रेसिडेंट मिले फॉर द टाइम बीइंग, कुछ 1.5-2 साल की टर्म के लिए, फुल फ्लैज ना हो। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ साहब की लीडरशिप में लड़ा जाए और जीतने के बाद जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को, तो फिर योगी आदित्यनाथ को फुल फ्लैज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए और फिर उनकी जगह जो है वो केशव प्रसाद मौर्य साहब ले सकते हैं या ब्रजेश पाठक मौर्य साहब जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं। और जहाँ जैसे ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में छिटका था भारतीय जनता पार्टी से, जिसका बहुत बड़ा फायदा सपा को और कांग्रेस को हुआ था, तो उस वोट बैंक को भी इंटैक्ट रख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य साहब। संगठन की अच्छी खासी उनको समझ है, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि पैन यूपी में उस तरह की अपील नहीं है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन जब आप चेयर पे बैठते हैं, आप तमाम स्टेट्स देखिए उत्तर भारतीय जनता पार्टी शासित। मैं अभी का आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से 5 या 6 महीने पहले रेखा गुप्ता जी जो अभी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, उनको दिल्ली के बाहर कौन जानता था। इनफैक्ट दिल्ली के अंदर भी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ भी 5 या 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ दें तो रेखा गुप्ता जी का कोई भी जनाधार, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिक किया, चीफ मिनिस्टर बनाया और आज आप देखिए वो फ्रंट फुट पे हैं और केजरीवाल बिल्कुल बैक फुट पे हैं, यानी पिक्चर से बिल्कुल बाहर हो गए मात्र 2-2.5 महीने में केजरीवाल दिल्ली की पॉलिटिक्स में, जो सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो आरएसएस की पावर है, बैकडोर जो पावर है, वो किसी भी स्टेट के लीडर को लार्जर देन लाइफ उसका जो पिक्चर है वो पोर्ट्रेट कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक्सपर्टाइज है। तो जो लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ साहब को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी में जो बहुत बड़ा उनका जनाधार है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आने वाले समय में उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी उत्तर प्रदेश को चलाने में। तो आप देखिएगा कि जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि अभी जो आरएसएस का टॉप ब्रास है और भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास है, उनके अंदर उस तरह का कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इज देयर। और जो केमिस्ट्री के हुआ करती थी अटल अडवाणी जी के टाइम में बिटवीन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, आज कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री की भी कमी हमको दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि लगातार जो है वो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो डिले हो रहा है, फाइनल नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है जेपी नड्डा साहब को। और लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त बिहार का चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव तक जेपी नड्डा ही कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आप मैं आपको एक अपना अंदर का एनालिसिस जो है पॉलिटिकल और असेसमेंट बता रहा हूँ कि आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ बिहार हमको वर्किंग प्रेसिडेंट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी में रादर देन फुल फ्लैज प्रेसिडेंट। और योगी आदित्यनाथ साहब 2027 में बहुत मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के पहुँचे दिल्ली में, और 75 ईयर्स की एज भी नरेंद्र मोदी साहब पूरी करने वाले हैं।
और आप देखिए संघ प्रमुख भागवत साहब का ये जो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि 75 की जब आप अटेन कर लेते हैं एज, स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसके बाद आपको खुद ही स्व संज्ञान लेके राजनीति को फेयरवेल बाय बाय टाटा कहना चाहिए। तो आरएसएस जो संघ है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेके, अपने रिलेशंस को लेके। उसके अंदर जो नाम इस वक्त गुड बुक्स में सबसे ऊपर चल रहा है संघ की, वो है योगी आदित्यनाथ। और संघ जो है वो आने वाले समय में, खैर 2029 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन 2029 में अगर मोदी साहब के, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, अभी तो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी साहब ही हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अगर वो खुद मैदान छोड़ते हैं 2029 चुनाव से पहले, तो संघ की पहली पसंद प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए होगी योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का टॉप रस है, स्पेशली नरेंद्र मोदी साहब, वो चाहते हैं सेकंड इन कमांड अमित शाह को इस पोस्ट के लिए। ये सत्ता के गलियारों में एवरीबडी नोस। तो ये जो कला क्लेश है, ये लॉन्ग टर्म जो एक प्लानिंग स्ट्रेटजी है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेके चल रहा है। और आने वाले समय में अब कौन किसको पटकता है, किसका कोऑर्डिनेशन किसके साथ ठीक बैठता है, किसका रैपिड किसके साथ बैठता है, ये सब कुछ अभी भविष्य की जो गोद है उसमें है। लेकिन ये मैं ज़रूर आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ यूपी की पॉलिटिक्स छोड़ के दिल्ली में आएंगे, और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पहले उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए, वहाँ पे उनको ग्रूम किया जाए, और फिर 2029 के अंदर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। आरएसएस की पहली पसंद होंगे अगर नरेंद्र मोदी साहब 75 ईयर्स की एज के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए राजनीति को छोड़ते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।